हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद आवर आईपीसीसी का जो चैप्टर है, दैट इज रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, है ना। तो आईपीसीसी का एक चैप्टर है रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, वो आज हम कवर करेंगे। सर ये चैप्टर हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 आईपीसीसी का है। बट ये चैप्टर जो है ना, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर है तो। अगर तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो दिस चैप्टर इज गोना बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नाउ सर व्हाट दिस चैप्टर मींस, है ना सर, ये चैप्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर हम ड्रिल डाउन करेंगे चैप्टर पे। ठीक है, तो एक एक चीज ध्यान से सुनना इस चैप्टर में, बिकॉज हर एक चीज के एक एक दो दो ही क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग इज कि यू नीड टू फोकस मोर ऑन अ कंसेप्ट, यू नीड टू फोकस मोर ऑन अ कंसेप्ट फॉर दिस चैप्टर। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो स्कोर अच्छे से कर पाओगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेपर में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तुम्हें इस चैप्टर को कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना है। अपन भी पूरा क्लास में अभी कवर करेंगे, पूरा मजा आ जाएगा तुमको, देखोगे बोलोगे साहब ये चैप्टर जो है ना जबरदस्त, मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। अब सबसे पहला हम देखो, चैप्टर का नाम है रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, चैप्टर नंबर 8, है ना। मैं तुमको एक बार मॉड्यूल भी दिखा देता हूँ कैसा है, कैसा है क्या है ना, वो भी दिखा देता हूँ। और फिर वहां से हम तुम्हें कवरेज भी बता देंगे। मैंने एक समरी चार्ट भी बनाया है ना, तो तुम्हारे लिए वो भी इजी हो जाएगा, है ना, वो भी इजी हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं तुम्हें मॉड्यूल दिखाता हूँ कि सर मॉड्यूल में क्या है, कैसा है ना। तुम्हें मॉड्यूल दिख रही होगी, दिस इज नंबर वर्ड चैप्टर नंबर 8। ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, है ना। यू कैन इजीली फाइंड दिस इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। अगर तुम्हें कोई भी चीज नहीं मिलती है जो भी मैं लेक्चर्स में पढ़ाता हूँ, यू कैन इजीली फाइंड इट इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, ये हमारा चैप्टर है और इसके लिए बनाई गई है मैंने एक समरी, जो कि तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। 5 पेजेस समरी बनाई है, बढ़िया सी समरी बनाई है ना। यू कैन इजीली 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 गेट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना। आपको इजीली इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं चैप्टर पे आता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले मैं तुम्हें महत्व ये सब समझा देता हूँ, वर्डिंग समझाता हूँ, चैप्टर क्या कहता है। सर मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे को धंधा करना है साहब। मैं एक व्यापारी आदमी हूं, मुझे धंधा करना है साहब। अब मुझे ये बताओ कि क्या इस बिजनेस में मैं पैसा लगाऊं या नहीं। अगर कोई भी व्यापारी आदमी है, अगर कोई भी बिजनेसमैन आदमी है ना, तो उसे बिजनेस में पैसा लगाना होता है और पैसे पे कमाना होता है पैसा। पैसे पे कमाऊंगा पैसा, पैसे पैसा पैसा पैसे को बढ़ाएगा। मुझे सर जितना रिटर्न चाहिए ना उतना मुझे चाहिए, बात खत्म। सर मेरे को इस धंधे में पैसा लगा के नुकसान नहीं करना है। ठीक है, मेरे को इस धंधे में पैसा लगा के नुकसान नहीं करना है। ऐसा इन्वेस्टर हमेशा यही चीज भूलता है, इन्वेस्टर हमेशा यही चीज भूलता है, पता है। और इसीलिए 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 इन्वेस्टर को एक रिस्क एनालिसिस करना पड़ता है, उसे एनालाइज करना पड़ता है कि क्या 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 मैं इस बिजनेस में पैसा लगाऊं या नहीं। क्या मैंने जो रिस्क ले रहा हूं, इज इट वर्थ टेकिंग, इज इट वर्थ टेकिंग। एंड फॉर दैट थिंग आई नीड टू डू व्हाट? रिस्क एनालिसिस। रिस्क को एनालाइज करूंगा कि क्या मैं जो रिस्क ले रहा हूं उसके बदले का मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चीज मुझे देखनी है। अब सर कैपिटल बजटिंग क्यों बोल रहा है? सर कैपिटल बजटिंग मतलब ही होता है, कैपिटल बजटिंग जनरली इज नथिंग बट व्हाट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जहां पे तुम्हारा ह्यूज कैश फ्लो, ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फंड्स होता है, जहां पे तुम्हारा एक ऐसा डिसीजन होता है विच इज अ लॉन्ग टर्म, विच इज अ लॉन्ग टर्म, एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता है साहब, ये होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल सर मुझे एक मशीनरी खरीदना है मेरे बिजनेस के लिए, जहां पे जिसका कॉस्ट है कितना, 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ रुपए का मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है और ओवर अ पीरियड मेरा रिटर्न आएगा। तो क्या वो रिटर्न जो आ रहा है, क्या वो रिटर्न जो आ रहा है वो 20 करोड़ के मुकाबले मुझे फायदा देगा या नुकसान देगा? मुझे फायदा देगा या नुकसान देगा साहब? हर एक इंसान को कमाना होता है एक्सेप्शनल रिटर्न, इसीलिए वो करता है बिजनेस या इसीलिए वो इन्वेस्ट करता है मनी अलग अलग जगहों पे। ठीक है, अब सर फॉर एग्जांपल अगर तुम मुझे नॉर्मल रिटर्न दे रहे हो ना, नॉर्मल रिटर्न दे रहे हो जितना मुझे बाजार में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड्स दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं, उतना रिटर्न तो सब दे रहे हैं। बट उससे ज्यादा अगर मुझे रिटर्न कमाना है तो मैं एक एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, और उस एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट से मुझे एक्सेप्शनल रिटर्न मिले। मैं क्या बोल रहा हूं, उस एक्सेप्शनल प्रोजेक्ट से मुझे एक्सेप्शनल रिटर्न मिले, इसीलिए इन्वेस्टर्स बाकी प्रोजेक्ट में लगाते हैं। और वो प्रोजेक्ट से मुझे रिटर्न कमाना है, उसको रिटर्न मेरे को मिलेगा या नहीं, इसके लिए ही मैं क्या कर रहा हूं, एक रिस्क एनालाइज कर रहा हूं, एक रिस्क एनालाइज कर रहा हूं, जो मैं कैपिटल
है ना, कैपिटल बजटिंग में लगा रहा हूं। तो मतलब ही बोल रहा है कि मुझे एक रिस्क एनालिसिस कर लो, मैं खुद का एक रिस्क एनालाइज करना, खुद का मतलब जो प्रोजेक्ट है उसका रिस्क एनालिसिस करूंगा और उसके बेसिस पे डिसाइड करूंगा कि वेदर माय इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, वेदर माय इन्वेस्टमेंट इज वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा। ऐसा चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मजा आता है सर ये चैप्टर पढ़ के, बिकॉज ये जो चैप्टर है ना इससे बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ना कि तुम्हारे सब्जेक्ट के बट फॉर द बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला है चैप्टर नंबर 8, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, सिंस यू नेवर नो हाउ मच मनी यू विल गेट, है ना, यू विल गेट बैक, इसलिए मुझे एक एनालिसिस करना होता है। और कैपिटल बजटिंग मतलब ही देखो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ह्यूज फंड इन्वॉल्व है और लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इस वजह से ही ये तुम्हारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। अब सर कैपिटल बजटिंग में मैंने एक समरी बना दिया है, इस चैप्टर में तुम्हें कुछ कुछ टर्म्स मिलेंगे जिसका कॉमनली यूज होगा। सबसे पहला होता है केसी। जब भी तुम्हें बोलेगा केसी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेगा, ये हमेशा 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 तुमको जनरली अभी क्वेश्चंस में दिया जाएगा, आईपीसीसी का क्वेश्चन है तो दिया जाएगा। बट अगर तुम सीए फाइनल में एसएफएम पढ़े होगे, यू हैव कैलकुलेटेड हाउ टू कैलकुलेट द केसी, है ना, तुमने इजीली कैलकुलेट किया होगा कि केसीस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है कि साहब इतना ब्याज, इतना रिटर्न तो इन्वेस्टर को चाहिए ही चाहिए। मतलब कि सर अगर तुम मुझे पूछोगे ना तो मेरा केसी अलग रहेगा, बाकी लोगों का केसी अलग रहेगा, समझ रहे हो सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ही सर मेरे को कम से कम इतना रिटर्न चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल अब देखो सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे लिए केसी हो गया 12%, बट अगर किसी रामू शामू दामू को तुम जाके पूछोगे उसको, उसके लिए केसी 8% भी हो सकता है। तो केसी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालना, क्या निकालना, एसएफएम में पढ़े हो, बट अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना है। मतलब ही अभी समझ लो केसी मतलब कि सर कम से कम इतना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इतना मेरे को ब्याज चाहिए। ठीक है, हाउ मच रिटर्न यू वांट ऑन योर मनी, समझने के लिए अभी समझते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। बहुत सही है, बहुत मजेदार कंसेप्ट है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बट फिर से मैं समझाता हूं। सर कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपाउंडिंग क्या होता है। सर पैसा पैसे को बढ़ाएगा, कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होता है उससे मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, हमेशा से ये सुनते आ रहे हो। ठीक है, आज भी देख भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर मैं आज मैं खड़ा हूं ईयर जीरो पे, जहां पे मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं। क्या इन्वेस्ट करता हूं, 1000 रुपए। इस 1000 रुपए पे मेरे को एक साल बाद अगर 12% से रिटर्न चाहिए तो उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात है 1000 इंटू 1.12। ये तो बचपन में पढ़े थे सर, 1000 इंटू 1.12। प्लीज एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू कीप देयर कैलकुलेटर असाइड, है ना, कैलकुलेटर लेके बैठो, फटाफट चैप्टर खत्म करेंगे आईपीसीसी का 1 से 1.5 से 2 घंटे में, फटाफट एकदम कंप्लीट करेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कंपाउंडिंग मतलब क्या सर, कि मेरे को देखना है कि कंपाउंड हो रहा है या नहीं, पैसा बढ़ रहा है कि नहीं। कंपाउंडिंग, मुझे फ्यूचर की तरफ जाना है, मुझे क्या जाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है, कंपाउंड कर रहा हूं मैं डेटा को, है ना। सबसे पहला मेरे को देखना है कि एक साल बाद मैं कितना कमाऊंगा। तो मैंने बोला कि 1000 रुपए पे अगर मेरे को 12% से ब्याज मिलेगा तो मैं कितना कमाऊंगा, 1000 इंटू 1.12। तो सिंपल है, इज नथिंग बट व्हाट, है ना। तो 1000 इंटू 1.12 इज नथिंग बट व्हाट 1120 मेरा फर्स्ट ईयर में रिटर्न हो जाएगा 1120। सर अगर मैं वही बात करता हूं कि अगर मेरे को 2 साल बाद का देखना है तो नथिंग बट व्हाट 1000 इंटू 1.12 इंटू 1.12 इज नथिंग बट व्हाट 1254 है ना। नथिंग बट व्हाट आई कैन ऑल्सो राइट इट 1.12 का स्क्वायर। अगर सेम मुझे थर्ड ईयर में देखना है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा तो इंटू 3 कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे पावर मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको समझ में आ रहा है सर पावर कैसे बढ़ रहे हैं, और मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया सर, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं, है ना, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पैसा बढ़ेगा ना। 1000 रुपए थोड़ी रहेगा, एक साल बाद 1000 रुपए एक साल बाद बढ़ जाएगा। एक चीज ध्यान में रखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझते हैं अपन सबसे पहले। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है कि आज का पैसा सस्ता है, आज का पैसा सस्ता है, कल का पैसा महंगा है, कल का पैसा महंगा है, आज का पैसा सस्ता है, कल का पैसा महंगा है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है, बात खत्म। मतलब क्या सर कि आज के 1000 रुपए कल के 1000 रुपए नहीं होंगे, कल के ज्यादा होंगे। इसलिए कल का जो पैसा आया था इज नथिंग बट 1120 आया था। मैंने बोला आज का पैसा सस्ता है, कल का पैसा महंगा है। और 1120 को अगर मैं आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा, अगर 1120 को आज प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा तो वो सस्ता है। आज का पैसा सस्ता है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, कल का पैसा महंगा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आज का टाइम सस्ता है, कल का टाइम महंगा है, आज तुम पढ़ लो, है ना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आज का पैसा सस्ता है। अब होता है डिस्काउंटिंग पे ही मेजोरिटी, ये जो डिस्काउंटिंग है इस पे ही ऑलमोस्ट आई वुड से 80% तुम्हारा चैप्टर बेस्ड है। अगर डिस्काउंटिंग नहीं आता तो चैप्टर नहीं कर पाओगे, डिस्काउंटिंग नहीं आता तो पैसा ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। इसलिए डिस्काउंटिंग बहुत ईजी है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। सर मेरे को अगर एक साल बाद
मुझे 1000 रुपए मिलेंगे और उसके ईयर 1 में मुझे 1000 रुपीज मिलेगा, ईयर 2 में मुझे 1000 रुपीज मिलेगा। अब मैं बोलता हूं कि सर आज अगर मेरे को पैसा मिल जाता, अगर मेरे को ईयर 1 में नहीं चाहिए, मुझे आज ये पैसा चाहिए, मुझे आज ये पैसा चाहिए, मुझे तुम 1 साल बाद दे रहे हो ना, मुझे ये पैसा आज चाहिए साहब, तो इसका मेरे को वैल्यू बता दो, इसका मुझे वैल्यू बता दो क्या होगा, है ना। तो मैंने बोला है कि मेरा केसी है 10%, तो सिंपल सा रूल है ना। इसको मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं मल्टीप्लाई करता था, इसको मैं डिवाइड करूंगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है, मुझे प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, मुझे उसको गींच के लाना है, मुझे उसको क्या करना है, गींच के लाना है। तो बोलूंगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 विच कम्स टू 909, है ना। तो यहाँ पे मेरा ईयर 0 पे आ जाएगा इसका 909 वैल्यू, और दूसरे का आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1. है ना 1.1, है ना, डिवाइडेड 1.1 कितना आ जाएगा 826, है ना 826, है ना। तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इज नथिंग बट व्हाट विच कम्स टू 1735, है ना। तो ये मेरा आ जाएगा 1735, मेरा टोटल वैल्यू आ गया, जिसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया हूं, है ना। तो आज मेरा, है ना, तो इसको मैं इंटरप्रिट कैसे करूंगा, इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो इसको, है ना। तो सबसे पहला, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, है ना, आफ्टर 1 ईयर इज 909, है ना। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज टुडे इज 909, ठीक है, विच इज गोना कम आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और इसका ही वैसे ही हो जाएगा, जो मेरे को 1000 रुपए 2 साल बाद मिलने वाले थे, उसका आज का वैल्यू कितना है 826। मेरा रूल बोला था आज का वैल्यू सस्ता है, आज का वैल्यू सस्ता है, कल हमेशा महंगा है ना। तो बस यही चीज पे होता है डिस्काउंटिंग। फॉर्मूला तुम्हें इसको समझ में आया, इसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं एनपीवी। सर एनपीवी होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर नेट प्रेजेंट वैल्यू, सबसे पहला ये तुमको समझने के लिए, हमेशा मेरे को बहुत कंफ्यूज होता था नेट और ग्रॉस के बीच में, हमेशा मुझे कंफ्यूज होता था नेट और ग्रॉस के बीच में। मैं हमेशा अपने दोस्त के पास जाता था, मैं बोला भाई कि नेट और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है, उसने मेरे को बोला भाई सिंपल सा खंडा है। जब भी तू लेस का पैकेट खरीदता है, कोई भी चिप्स का पैकेट खरीदता है, किसी भी चीज का पैकेट खरीदता है, जाके आज देख लेना कि उसमें हमेशा लिखा रहता है क्या, नेट वेट लिखा होता है, ग्रॉस वेट नहीं लिखा होता है। नेट मतलब होता है उसके अंदर में जो माल मसाला बचा हुआ है उसका वजन, ना कि वो उस लेस के पैकेट का वजन, है ना। लेस के झिल्ली का वजन नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके अंदर के जो चिप्स पड़े हो ना उसका वजन, उसको कहा जाता है नेट वैल्यू। नेट मतलब हटाने के बाद को कहा जाता है नेट, ठीक है, इसलिए होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब समझते हैं सर मेरे को प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अभी इस चैप्टर में हम जो चैप्टर बोला है ना, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे मैं तुमको बताता हूं। हम लोग ये करने वाले हैं कि भैया जी आज मैंने हजार करोड़ रुपए लगा लिया, मैंने कोई एक्स अमाउंट लगा दिया, मान लो आज मैंने 500 रुपए लगाया, छोटा अमाउंट ले रहा हूं ताकि फटाफट समझ में आए। आज मैंने 500 रुपए लगाया, कल जाके मुझे एक फ्यूचर में कुछ एक्स अमाउंट्स आते रहेंगे, उस एक्स अमाउंट्स को मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा और इस 500 रुपए से कंपेयर करूंगा, और मैं देखूंगा कि क्या भाई मेरे को बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, मुझे बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। मैंने आज कितना लगाया, मैंने आज लगाया है साहब 500 रुपए, मैंने कितना लगाया है साहब 500 रुपए। अब उन सब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो मुझे फ्यूचर में पैसा आ रहा है, जो मुझे फ्यूचर में पैसा आएगा, उसका मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू करूंगा, मतलब ही मैं डिस्काउंटिंग करूंगा, अब मैं उसको डिस्काउंटिंग कर करके लेकर आया, अब जितने भी कैश फ्लोज होंगे, जैसे भी होंगे, मैं उसे डिस्काउंट करके लाऊंगा और उसका वैल्यू कंपेयर करूंगा। से फॉर एग्जांपल ये आता है मेरा 490 रुपीज आया, मतलब ही मेरा एनपीवी आया -10, मतलब क्या सर, इज अब मान लो, ठीक है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू, इसमें एक और कंपोनेंट डाल देता हूं, ये प्रेजेंट वैल्यू आया तुम्हारा @10%, कितने परसेंट पे, 10% पे। अब ये 10% पे तुम्हारा एनपीवी आया कितना, 490, और सॉरी एनपीवी आया तुम्हारा -10, ठीक है। तो क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, देखो एकदम स्मार्टली डिसीजन देना। देखो सबसे पहला, अब इसको एनालाइज करते हैं, मैंने कितना लगाया था, मैंने 500 रुपए लगाया, ठीक है। मेरे को फ्यूचर में जो पैसा आएगा उसको मैंने 10% के हिसाब से डिस्काउंट किया, देखो वर्डिंग्स में यूज कर रहा हूं, 10% के हिसाब से मैंने डिस्काउंट किया, और उस डिस्काउंटेड वैल्यू आई 490, और जिसके वजह से मेरा एनपीवी आया -10। तो क्या मेरे को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब देखो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं मैं, मेरे को अगर 10% पे, मेरे को बाजार में अगर 10% के हिसाब से मेरे को अगर रिटर्न मिल जाएगा बाजार में, है ना, मतलब ही मेरे को 10% के हिसाब से अगर रिटर्न मिल जाएगा बाजार में, तो मैं भाई बाजार में इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं अपना क्यों नुकसान करूंगा, मेरे को तो इधर नुकसान ही हो रहा है ना, मेरे को तो लॉस दिख रहा है ना भाई।
समझ रहे हो लॉस कैसे दिख रहा है? क्योंकि अगर मेरा रिटर्न 500 लगाने के बाद 10% है ना, 500 लगाने के बाद मेरा रिटर्न तो कम आया ना, मेरा तो रिटर्न तो कम आ रहा है ना, मतलब ये मेरा नुकसान हो रहा है ना 10 रुपए का। अगर मान लो कि यही फिगर 590 होता, यही फिगर मेरा 590 होता, मतलब ही सर मुझे 90 रुपीज का यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं यहां पे इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक और चीज मैं तुमको कंपोनेंट इन्वॉल्व करता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, मेरा केसी जो है, मेरा केसी जो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ना, ये 10 ना होते हुए यहां पे 20 होता, तो क्या मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है वो कम आता है या ज्यादा आता? तुमको पूछ रहा हूं मैं, क्या मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो कम आता है या ज्यादा आता? बताओ। ऑफ कोर्स ये कम आता। जितना जोर से तुम कंपाउंड करोगे उतना ये तुम्हारा कमाएगा प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सा लॉजिक है, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाले केस में ही तुमको करके दिखा देता हूं। अगर ये तुम्हारा 10% ना होते हुए 20% होता, तो क्या मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आता है ज्यादा होता? चलो पकड़ो फटाफट कैलकुलेटर। 1000 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है? 833, जबकि पहले आया था तुम्हारा 909। पर क्यों? क्योंकि अब देखो 833 इंटू 1.2 करो, कितना आ रहा है? 1000 आता है। 833 इंटू 1.2 करो, है ना? क्यों आता है 1000? क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, उसको मैंने इधर लेके गया फ्यूचर में, इज नथिंग बट व्हाट 1000 रुपीज। ठीक है, समझ में आया क्यों कम आता है? क्योंकि मैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूं ना, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना मेरा प्रेजेंट वैल्यू उसका कम आते जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, अपन ने सीपीटी में भी पढ़े, आईपीसीसी में तुमको रिवाइज करवा रहा हूं। चलो अब फटाफट फटाफट तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो और वेदर बताओ कि कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा 5 लाख रुपए है ना? ईयर 1 में मेरा कैश फ्लो आएगा 50,000, ईयर 2 में आएगा 3 लाख, ईयर 3 में आएगा 2 लाख रुपीज, और ईयर 4 में आएगा मात्र 10,000 रुपए। ओनली 10,000 बक्स आने वाला है ईयर 4 में। तो कैन यू प्लीज कैलकुलेट, है ना, यूजिंग केसी, केसी इज 14%, कैन यू प्लीज कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट? ठीक है, फटाफट कैलकुलेट करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूं। तो सिंपल सा है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज मेरा आउटफ्लो हो गया, 5 लाख रुपीज इनिशियल आउटफ्लो। मेरे को पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इन सब का मेरे को प्रेजेंट वैल्यू लेके आना है। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेके आऊंगा? यूजिंग, है ना, तो डिवाइड करना है मुझे, है ना। 1 2 3 4 को मैंने निकाल लिया, है ना, और यहाँ पे मेरा आ जाता है, कितना आ रहा है? इस नेगेटिव 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 आ रहा है मेरा, है ना। देखो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मेरे को जो 14% के हिसाब से रिटर्न था, अगर उस हिसाब से मेरे को चाहिए तो मेरा फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रोजेक्ट में मुझे इज नॉट वायबल, प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल इफ इन्वेस्टर वांट अ रिटर्न ऑफ 14%। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कुछ फॉर्मूलाज में तुम्हें बता देता हूं, विच इज गोना रिपीट अगेन एंड अगेन। और ये देखो मॉक टेस्ट पेपर जो नवंबर वालों के लिए भी आया था ना, अक्टूबर 2020, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई मॉक टेस्ट पेपर्स में पूछे हुए। स्टैंडर्ड डेविएशन को भाई छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में आके बला करके जाएगा, पहले ही बता रहा हूँ, रोना मत फिर बोलना मत तुम्हारे को स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं सिखाया सर, है ना। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे पहले होता क्या है, समझता है। स्टैंडर्ड डेविएशन नाम से समझ में आता है भाई, डेटा में कितना डेविएशन हिसाब, डेटा में कितना डेविएशन हिसाब, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ही अ क्वांटिटी एक्सप्रेशन, a quantity expression by how much the members of the group differ from the mean, from the mean। sir mean से data कितना deviate है? what is mean? mean is nothing but what an average। what is mean? mean is nothing but what an average। sir एक average, एवरेज से डेटा कितना दूर है, कितना डेविएट हो रहा है, उसे कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसे कहा जाता है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। बस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार। व्हाट इज एक्स बार? एक्स बार इज नथिंग बट व्हाट? मीन। व्हाट इज x? जो हमारे पॉपुलेशन दिया गया है, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब क्लैरिटी आ जाएगी। एंड n इज नथिंग बट व्हाट, कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पॉपुलेशन में। ठीक है, अभी फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान से रखो, ध्यान में रखो, लिख के रख लो, इसका प्रिंट आउट ले लेना, या तो अभी नोट्स लिख रहे हो तो साथ साथ में लिख लो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का है ना, ये फॉर्मूला है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में यू डोंट गेट एन एन, यू गेट अ प्रोबेबिलिटी। तुम्हें क्या दिया जाता है? प्रोबेबिलिटी दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट समेशन p x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, है ना, इसका अंडर रूट। सिंपल सा फॉर्मूला है। इधर मैंने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर लिखना भूल गया था शायद, है ना, इधर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर लिख लो प्लीज। हाँ सॉरी, तो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, है ना।
तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आते हैं वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस का फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर तो वही आ जाता है x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिंपल है, स्क्वायर रूट हट जाता है तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इस पे भी क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न? आइडियली ये होता है हमारा मीन। आइडियली क्या होता है? ये हमारा मीन होता है ना। अब ये जो होता है लोअर द बेटर होता है ना। ये क्या होता है? लोअर द बेटर। जितना कम रहेगा उतना तुम्हारा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आगे बोलता है रिस्क एडजस्टेड, है ना, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। सबसे पहले मैं बोलता रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट क्या होता है? रिस्क फ्री रेट मतलब कि ऐसा रेट जिसमें मैं कमा लूंगा बगैर रिस्क के। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड फंड से जो पैसा आता है, लिक्विड फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? 5%, 6%। क्या ये रिस्क फ्री रेट है ना? दैट बियर नो रिस्क। सर कोई रिस्क, विदाउट रिस्क के जो मैं कमा रहा हूं, विदाउट रिस्क के जो मैं कमा रहा हूं उसे कहा जाता है रिस्क फ्री रेट। ओके अब रिस्क प्रीमियम क्या हुआ? रिस्क प्रीमियम क्या हुआ? मतलब ही ओवर एंड अबोव रिस्क फ्री रेट। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने कमाया 10%, मैंने कमाया मेरे पूरे पोर्टफोलियो में 10% रिटर्न कमाया। मैंने कितना कमाया बेटा? 10%, ठीक है। 10% मैंने रिटर्न कमाया। अब बाजार में रिस्क फ्री रेट है 6%। कितना है? 6% रिस्क फ्री रेट। तो मेरा रिस्क प्रीमियम कितना हुआ? कितना हुआ? 4%। 4% मेरा रिस्क प्रीमियम हुआ। और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना हुआ? 6 + 4 विच इज नथिंग बट व्हाट? 10। विच इज नथिंग बट व्हाट? 10, ठीक है। तो ये होता है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, और ये कहीं पे एक क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे हम देखेंगे। अब आता है टेक्निक्स ऑफ रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। बहुत ज्ञानबाजी कर ली सर, क्वेश्चन कराओ सर, मजा आता है क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन करेंगे बेटा, ध्यान दो। रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। अब देखो सर ये सब पार्ट में तुम्हारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इधर टिक लगाते जाएंगे फिर आगे बढ़ते जाएंगे, टिक लगाते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक तुमको समझ में आया कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहला तुम्हें क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग में ध्यान देना है। मेजरली डिस्काउंटिंग विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, और चैप्टर बहुत ही पांचट है, बहुत ही पांचट है, मजा आएगा तुमको, है ना। इजीली अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आया तो यू कांट मिस इट, यू कांट स्किप इट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर, ठीक है। तो रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग। अब देखो चैप्टर में क्या बोलता है ना। तो थ्योरी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, है ना। थ्योरी तो मैंने क्लास में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम्हें पढ़ाई ही है। मार्केट रिस्क क्या होता है, ये सब क्या होता है ना। तो इजी है, थ्योरी बहुत ईजी है, थ्योरी पढ़ लियो। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव टू व्हाट, विल मूव टू द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, है ना। धीरे धीरे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तुम लोग को भी दिखने में आसानी होगा ना भैया, ठीक है। देखो क्या बोलता है। अब ये जो है इलस्ट्रेशन, ये प्योरली बेस्ड है, सिंपल है, सिंपल 1 ईयर का दिया हुआ है डेटा। देखते क्या बोलता है। एनपी वगैरह समझ दिया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि शुरू में तुमने कितना लगाया है, प्रोजेक्ट में कितना लगाया, उसे कहा जाता है इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआत में, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है। पॉसिबल नेट कैश फ्लो फॉर अ प्रोजेक्ट ए एंड बी, मतलब दो प्रोजेक्ट दिए गए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड देयर प्रोबेबिलिटीज आर गिवन बिलो, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी दिया गया है और नेट कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट निकालना। अब देखो क्या बोलता है। डिस्काउंट रेट दिया है 10%, मतलब ही यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, है ना, हमारा क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेंगे, है ना, जो हमें दिया गया 10%। फॉर बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया गया 10 लाख, मतलब प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी के लिए 10 लाख क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और मुझे क्या बोलता है, पॉसिबल नेट कैश फ्लो, है ना। नेट कैश फ्लो मतलब कि मेरे को सब काट कुटा के इतना मेरे को पैसा आएगा ईयर 1 में। कौन से साल में? पहले साल में। कौन से साल में? पहले साल में, है ना, इन फर्स्ट ईयर। अब देखो क्या बोलता है। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट, क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। स्टेट विच ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रेफरेबल, कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफरेबल है, जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो प्रेफरेबल है। अब सर मेरे को देखो पॉसिबल इवेंट्स दिए गए प्रोजेक्ट ए में, ए बी सी डी ई, कितने इवेंट्स दिए? 5 इवेंट्स दिए गए। और प्रोजेक्ट बी में भी 5 इवेंट्स दिए गए, और जिसकी होने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज दी गई है इतनी, ठीक है। अब मान लो कि इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज दी है, पॉसिबिलिटीज दी है, तो सिंपल से क्या करूंगा, एक मैं फाइनल आउटकम निकालूंगा। इसका सम कितना होता है? पॉसिबिलिटीज, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज नथिंग बट 1, है ना। इसका 1 होगा, इसका भी सम 1 हो जाएगा, है ना। बी का भी 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा।
अब मैं क्या करूंगा, है ना, मैं कैश फ्लो इंटू मेरा प्रोबेबिलिटी कर लूंगा, कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी कर लूंगा, और एक टोटल क्या निकाल लूंगा, टोटल एक मेरा नंबर निकालूंगा कि भाई इतना मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, कैश फ्लो है इन ईयर 1, वो कर लूंगा। वो आने के बाद उसको मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा, उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, है ना, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 1.1, डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। तो मेरा चलो एक प्रोजेक्ट का क्या हो जाएगा, 8000 इंटू 0.1, 10,000 इंटू 0.2, 12,000 इंटू 0.4, 14,000 इंटू 0.2 और 16,000 इंटू 0.1। कितना आता है ना, कितना आता है भाई, ये आता है मेरा 12,000। अब डिवाइडेड बाय 1.1, डिवाइडेड बाय 1.1 कितना हो जाता है ये, नथिंग बट व्हाट, है ना। तो 12,000 कर लेते हैं ना, 12,000 डिवाइडेड 1.1 कितना आता है, 10,909, 10,909 माइनस कितना है 10,000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा कितना आया, नेट प्रेजेंट वैल्यू 908, वही किया है बुक में भी, वही किया है, सिंपल है, टेबल से प्रेजेंट किया है ना। तो मेरा इधर 908 आया, और सिमिलरली मैं कैलकुलेट करूंगा प्रोजेक्ट बी का, तो प्रोजेक्ट बी के लिए मेरा कितना आया 4544। तो कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल है, ऑफकोर्स मेरे लिए प्रोजेक्ट बी वायबल है, सिंपल है एकदम, पांचट था, कुछ भी नहीं था, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल विद 1 ईयर डेटा, वही मैंने बोला है ना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एनपीवी विथ मल्टीपल ईयर्स, अब मल्टीपल ईयर्स दिए रहेंगे, अब बहुत सिंपल है ना, एक क्वेश्चन कर लिए, अब आगे देखते हैं फटाफट। पॉसिबिलिटीज ऑफ नेट कैश फ्लो फॉर 3 ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलो, है ना, 3 साल का दिया है, अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 साल, है ना, जब भी वहां पे क्या था 1 साल, यहाँ पे कितना है 3 साल, ठीक है। कैश फ्लो मेरा ईयर 1 में पॉसिबिलिटीज इतनी है, ईयर 2 में इतनी है, ईयर 3 में इतनी है, सिंपल सा चीज है। और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैलकुलेट द एनपीवी यूजिंग 10% डिस्काउंट रेट है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है। तो क्या करूंगा, 2,000 इंटू 0.1 टू 4,000 इंटू 0.2, 6,000 इंटू 0.3, 8,000 इंटू 0.4। ईयर 1 का कैश फ्लो आ गया, ईयर 2 का कैश फ्लो हो गया, ईयर 3 का कैश फ्लो आ गया। अब उसको क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा, उसको क्या करूंगा, डिस्काउंट करूंगा। फर्स्ट ईयर को किससे डिस्काउंट करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, और सेकंड ईयर का जो भी आएगा डिवाइडेड बाय 1.1 स्क्वायर, थर्ड ईयर का डिवाइडेड बाय 1.1 का क्यूब, सिंपल है, वही चीज किया है, देखो इन्होंने मल्टीप्लाई करा है ना। अब ये जो है नथिंग बट व्हाट, है ना, ये जो आता है मेरा इज नथिंग बट व्हाट, ये मेरा मीन आ जाता है ना, इसे मीन भी कहा जाता है, अब आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन आएगा तो, है ना। तो 1.1 1.1 स्क्वायर और ये, है ना, तो ये मेरा कितना आ गया, इतना आ गया, और इसको मेरे को एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू से निकालना है, नथिंग बट व्हाट, जो भी मेरा कैश फ्लो आ रहा है माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो फॉर्मूला बताया था वही है ना। तो मेरा आ जाता है कितना वैल्यू, 2573, ठीक है। ये भी चीज कंप्लीट हो गया अपना, एकदम सिंपल था क्वेश्चन था, मजा आ गया साहब। नेक्स्ट है तुम्हारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन, मैंने फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अगर प्रोबेबिलिटी दिया रहा तो पी आ जाएगा और एन हट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना, सिंपल सा डेटा दिया गया है, लेट्स मूव। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहला मुझे दिया गया कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी दिया गया है, क्या करना है, सिंपल सा एक प्रोजेक्ट का निकालते हैं। अब मुझे दिया गया है कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी, है ना, कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो सबसे पहले मेरे को डेटा क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए मीन, है ना। मीन कैसे निकलेगा, सिंपल सा हमने पढ़े थे, है ना, अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी, अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट व्हाट, मेरा मीन आ जाएगा, ठीक है। तो उत्तर मैं करता हूँ, तो सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट ए का मीन आ गया है, अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी 8,000 इंटू 0.1 800, है ना। तो वैसे ही उन्होंने पूरा किया है, उस प्रकार से मेरा पूरा मीन निकाला हुआ है। तो मेरा मीन यहाँ पे आ गया कितना, 12,000। फॉर्मूला क्या था, है ना, अंडर रूट ऑफ व्हाट, एक्स माइनस एक्स बार, है ना। तो मेरे लिए एक्स क्या हो गया, ये सब मेरे लिए एक्स हो गए, है ना। तो सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, है ना, और इधर आता है समेशन यार, है ना। तो इग्नोर करो, इधर देख लो यार, है ना, कहाँ गया भाई, ये देखो मेरा फॉर्मूला ये रहा, है ना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये मेरा फॉर्मूला था। तो वही किया मैंने, सबसे पहले एक्स बार निकाल लिया, एक्स बार आया मेरा 12,000, है ना। तो 12,000, अब मैं क्या करूंगा, 8,000 माइनस 12,000 का होल स्क्वायर इंटू 0.1। अब देखो मेरा प्रोबेबिलिटी है ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, एन तो नहीं है, तो इसलिए मैं पी से मल्टीप्लाई करूंगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, पी से मल्टीप्लाई करूंगा। और ये सब करने के बाद सबका क्या ले लूंगा, सम टोटल ले लूंगा, क्या ले लूंगा, सम टोटल ले लूंगा। तो एक का करके दिखाता हूँ, है ना। जैसे कि 8,000 माइनस 12,000 कितना आया, इंटू इक्वल टू, है ना। तो ये मेरा क्या आ जाता है, स्क्वायर करना है ना, उसे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 8,000 माइनस 12,000 इंटू इक्वल टू इंटू 0.1 कितना आ गया, 16,000, स्क्वायर करते हैं तो आता ही है ना, इंटू इक्वल टू, है ना। तो आ गया मेरा 16 लाख रुपीज। वैसे ही सबका निकाल लेने के बाद, तो वेन एवर यू आर यूजिंग ए कैलकुलेटर प्लीज यूज एम प्लस बटन, एम प्लस को यूज करो, है ना। और जीटी बटन होगा अगर तुम्हारा कैलसीज अगर अच्छा एडवांस लेवल का होगा, तो जिसमें तुम्हारे को जीटी वगैरह भी रहेगा, है ना, और एम प्लस वगैरह रहेगा, तो वो भी यूज करो, इट इज रियली हेल्पफुल, ठीक है। और इस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया।
और नहीं, इन्होंने पहले वेरिएंस निकाला है फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, विच इज सिंपल, है ना। तो समझ में आ गया। वैसे ही प्रोजेक्ट बी का सिंपल था कैलकुलेशन, नथिंग मोर टू जज अपॉन, एकदम सिंपल सा 5 चार्ट कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अरे यार ये तो सीपीटी में भी पढ़े हैं यार, मतलब आई डोंट फील लाइक एम्फोसिस मोर ऑन दिस, है ना, क्योंकि सीपीटी में भी पढ़ा हुआ है, आईपीसीसी में भी पढ़ा हुआ है और फाइनल में भी वही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा भगा रहा हूँ। सर भगा रहे हो? हाँ भगा रहा हूँ, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने पहले ही बोला था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, है ना, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर। देखो कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट वुड सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विद लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। तो सिंपल है। अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने बोला है, सेम डेटा सेम टाइप का डेटा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, वही है ना, उस प्रकार से ही सेम टाइप से करना है, बस तुमको यहाँ पे एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। अब देखो सर यहाँ पे मैं जजमेंट तुमको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इतना था, प्रोजेक्ट बी का कितना था, विच ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, देयरफॉर द प्रोजेक्ट ए इज बेटर। कौन सा मैनेजमेंट सिलेक्ट करेगा? मैनेजमेंट वुड सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट ए बिकॉज उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर है, रिस्क कम आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू कम आएगा, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी तुमको बता दिया। नेक्स्ट है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट, है ना, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। अब देखो क्या बोलता है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जो तुमको बता रहा था, है ना, तुमको बताया था, फिर रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम दोनों बताया मैंने, वही चीज बोला गया है, सिंपल सा चीज है। देखो क्या बोलता है, एन एंटरप्राइज इज इन्वेस्टिंग 100 lakhs इन अ प्रोजेक्ट, 100 lakhs इन्वेस्ट कर रहा है। अब आगे क्या बोलता है, द रिस्क फ्री रेट, है ना, रिस्क फ्री रेट जिसको जनरली आरएफ बोला जाता है 7%, 7% दिया गया है। रिस्क प्रीमियम एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट इज 7%, मतलब कि टोटल रिटर्न कितना हो गया उसका, है ना, 14% उसको चाहिए मोटा मोटी। रिस्क प्रीमियम, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम। द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दिया गया 5 साल है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। द फॉलोइंग आर द कैश फ्लो विच आर एस्टिमेटेड ओवर अ प्रोजेक्ट, है ना, सर मेरे को ये पैसा आएगा, मुझे इतना पैसा आएगा, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट द एनपीवी, एनपीवी निकालना है बेस्ड ऑन व्हाट, रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट पे निकालना है नंबर 1, एंड बहुत ध्यान से, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। एनपीवी निकालना है, सिंपल सा कैलकुलेशन, 5 चार्ट है, सिर्फ रेट से 2 बार निकालना है, बाकी खत्म। मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 करोड़, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 100 करोड़, खत्म। तो इसको मेरे को जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है बस वही चेंज होगा, सबसे पहले 7% से डिस्काउंट करना है, फिर मुझे 14% से डिस्काउंट करना है। देखो सबसे पहला मेरा कैश आउट, है ना, मेरा कैश फ्लो 20 लाख, 60 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 65 लाख, सिंपल है। अब उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने निकाल लिया, ये कैसे निकालते पता है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.07, है ना, तो ये आएगा 1 डिवाइडेड 1.07 कितना आएगा, 0.9345, है ना। तो जनरली इन्होंने 3 डेसिमल्स तक लिया है, बट आई वुड रिकमेंड कितने डेसिमल्स तक लेना, 4 डेसिमल्स तक लेना, और जो आंसर आता है उसको हमेशा 2 डेसिमल्स तक लेना। कितना डेसिमल्स तक? 2 डेसिमल्स तक। तो क्या होता है, स्कोप ऑफ एलिमिनेशन गेट रिड्यूस, स्कोप ऑफ एलिमिनेशन गेट रिड्यूस, ठीक है। तो डिस्काउंट किया मैंने वैसे ही, उस हिसाब से मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया कितना, 244.34, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट था मेरा 100 करोड़, 100 लाख का, है ना। तो डिफरेंस जो आया वो दैट इज नथिंग बट व्हाट, एनपीवी विच इज नथिंग बट व्हाट 144.36, और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज 14%, मैंने पहले ही बोला था, है ना, विच इज नथिंग बट व्हाट, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, 7 + 7 14%, और उस हिसाब से मैं इसको फिर डिस्काउंट करूंगा, किससे? 14% से। कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाय, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1.14, है ना। तो इस हिसाब से हम निकालते हैं, इस हिसाब से पूरे रेट निकाला है ना, और इसका हमने कैश फ्लो निकाल लिया, जिसपे एनपीवी मेरा इतना आया है। सिंपल सा कैलकुलेशन था, कुछ भी नहीं था, एकदम पांचट था, है ना। तो ये भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, है ना, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सर ये क्या होता है? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मतलब ही इज अ गारंटीड रिटर्न दैट समवन वुड एक्सेप्ट नाउ रेदर देन टेकिंग अ चांस ऑन अ हायर रिटर्न, ऑन अ हायर अनसर्टन रिटर्न इन फ्यूचर। मतलब क्या सर? सर मेरे को एक ऐसा पैसा दे दो आज ही, मुझे फ्यूचर का रिस्क नहीं लेना, मुझे फ्यूचर में अनसर्टन है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी है, इसलिए मुझे आज प्रेजेंट में मुझे इतना पैसा दे दो ताकि मेरे को फ्यूचर में रिस्क ना रहे, मुझे फ्यूचर में क्या ना रहे, रिस्क ना रहे, मुझे आज ऐसा पैसा देके बात खत्म कर दो। इज नथिंग बट व्हाट, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। एक सर्टेनिटी फैक्टर रहेगा कि सर अगर आज तुम्हें इतना पैसा चाहिए ना फ्यूचर का, आज तुम्हें अगर कुछ पैसा चाहिए फ्यूचर का, तो एक सर्टेनिटी कोएफिशिएंट दे देगा, एक सर्टेनिटी फैक्टर दे देगा, और इस फैक्टर के हिसाब से तुम्हें पैसा इतना मिलेगा ना, विच फैक्टर शुड बी आइडियली व्हाट, लेस देन 1 क्यों होगा? मैंने तुमको रीजन भी बताया था, प्रेजेंट इज ऑलवेज व्हाट, चीपर, प्रेजेंट सस्ता रहेगा, तो मुझे जो फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उसको प्रेजेंट में लाना है, मतलब ही उसको कम करना है। तो जो भी सर्टेनिटी कोएफिशिएंट जो भी रहेगा ना, शुड बी ऑलवेज लेस देन 1, शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, उसका वैल्यू क्या होते जाएगा,
उसका वैल्यू क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, क्योंकि मेरे को फ्यूचर का जो भी पैसा आएगा उसको और जोर से डिस्काउंट करना है, फ्यूचर का जो भी पैसा आएगा उसको क्या करना है, और जोर से डिस्काउंट करना है, इसीलिए। ठीक है, आई होप तुमको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना। तो देखो क्या बोलता है, इफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ 45 लाख है और रिस्क फ्री रेट मेरा दिया है 5%, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एन अंडर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। सब कुछ भी नहीं है, इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है ना। तो क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे 10 लाख इंटू है ना सर्टेनिटी जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है और उसको डिस्काउंट करना है किस पे, रिस्क फ्री रेट पे। सिंपल सा किया है उन्होंने, है ना। तो 10 लाख इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 1.05, सेम 15 लाख इंटू 0.85 डिवाइडेड बाय 1.05 8 स्क्वायर, बिकॉज ये ईयर 2 में है ना, ईयर 2 है इसलिए स्क्वायर हो गया, ईयर 3 है तो क्यूब और 4 है सिंपल, और वो मल्टीप्लाई किया गया माइनस इनिशियल रिटर्न, है ना। तो इतना मेरा एनपीवी आ गया है, इतना मेरा क्या गया, एनपीवी आ गया है। तो वही बोला गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड, बहुत ही सिंपल है, मजेदार है ना, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेरियो सेंसिटिविटी एनालिसिस, मस्त क्वेश्चन है साहब, मस्त क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस देख लेते हैं, फिर मैं तुमको बताऊंगा क्या बोलता है इधर। इसमें क्या होता है जनरली, इसमें क्या होता है कि हम एक वेरिएबल एट अ टाइम चेंज करते जाएंगे, एक वेरिएबल एट अ टाइम चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट मेरे लिए वायबल है या नहीं, है ना। कई फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं, जब हम पैसा लगाते हैं ना साहब, तब समझ में आता है। ठीक है, तो बहुत बार मैं अपने लेक्चर्स रिव्यू करते रहता हूँ, है ना। तो वेन एवर आई यूज टू सी माई लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, तो मैं कमेंट्स भी पढ़ते रहता हूँ, स्टूडेंट्स के फीडबैक भी पढ़ते रहता हूँ, टेस्ट 3 4 5 देते हो तुम लोग, उसका भी कमेंट्स पढ़ता हूँ, फीडबैक पढ़ता हूँ। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यू ऑफनली सेड है ना मेनी ऑफ द टाइम्स, है ना, क्या आपको 13 रीजंस का बहुत ज़्यादा वो है क्या? नहीं नहीं, तो 13 रीजंस वाली बात नहीं है। सो है ना इज यूजुअली अ कॉमन वर्ड, निकल जाता है यार, अब मैं भी रिड्यूस कर रहा हूँ, जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन कि है ना निकले, बट निकल जाता है यार, फ्लो में निकल जाता है अभी। ठीक है, अभी क्या बोले, है ना। तो तो है ना, अब से थोड़ा सा कम बोलेंगे भाई, नहीं तो बच्चे लोग बोलेंगे सर है ना बहुत बोलते हो आप। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। 13 रीजंस के हैं, 13 रीजंस है भाई, अब नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है, देख लेना एग्जाम के बाद, है ना। तो क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 7 ध्यान से देखते हैं। एक्स लिमिटेड इज कंसिडरिंग इट्स न्यू प्रोजेक्ट, है ना, एक न्यू प्रोजेक्ट दिख रहा है विथ फॉलोइंग डिटेल्स, ये सब डिटेल्स दिया गया है। तो जब भी ऐसा डेटा दिया होता है उसे कोलेट करने का फिर सॉल्व करने का, डेटा दिया है तो कोलेट करने का फिर सॉल्व करने का। इनिशियल कैपिटल मेरा इतना लगेगा, मेरा एनुअल यूनिट सेल्स मेरा इतने का माल बिकेगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस इतना है, मतलब मैं कितने का, देखो मेरे को यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, टोटल सेल्स निकाल लूंगा। वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग व्हाट कंट्रीब्यूशन, हमने पढ़े थे कॉस्टिंग में, है ना, कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकालूंगा और हटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, बस यही तो पढ़ा था हमने। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज नथिंग व्हाट कंट्रीब्यूशन, सॉरी प्रॉफिट, है ना। और डिस्काउंटिंग रेट भी दिया गया है। एनपीवी निकालना है, सिंपल सा फंडा है, देखो सेकंड क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो क्या करना है, मुझे एनपीवी निकालना है, मुझे एनपीवी निकालना है, मुझे एनपीवी निकालना है। अब देखो सर मेरे को रिटर्न 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 कब का दिया है, देखो सबसे पहला रिटर्न रिटर्न भी दिया होगा ना। देखो सबसे पहले अपन तो देखो सेल्स, पहले मैं देख लिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया हमने, कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया, नेट कैश फ्लो मेरा पर ईयर इतना है। अब प्रोजेक्ट कितने साल का है वो तो देखना पड़ेगा ना भाई, उसके बेसिस पे मैं टाइम फैक्टर लगाऊंगा। तो इधर दिया कंसिडर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 ईयर्स, कंसिडर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एज 3 ईयर्स बोला गया, 3 साल बोला गया, है ना। तो 3 साल का मेरे को प्रोजेक्ट दिया गया है, सिंपल सा डिस्काउंटिंग फैक्टर 6% दिया हुआ था क्वेश्चन में, 6% को यूज करके सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहला मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो है 400 करोड़ का, रिटर्न आ रहा है और मेरे को टोटल एनपीवी आया है 134, है ना, 134.6 सीआर का, है ना। तो ये इतना मेरे को एनपीवी आ गया है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट, इम्पैक्ट निकालो ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ 2.5% 2.5% adverse variance in each variable, 2.5% adverse variable in 2.5% adverse variance in each variable। सर एडवर्स वेरिएंस मतलब क्या, अगर उस चीज में बुरा हुआ तो, अगर उस चीज में कौन से वेरिएबल्स में, वेरिएबल फैक्टर कहाँ है यहाँ पे, सब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर है इनिशियल तुम्हारा कैपिटल, यूनिट ऑफ सेल्स है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है ना, और डिस्काउंट रेट तो नहीं है, ठीक है। तो इतने मेरे वेरिएबल फैक्टर्स हैं।
इतने मेरे वेरिएबल फैक्टर्स हैं, इन सब वेरिएबल फैक्टर्स पे, इन सब वेरिएबल फैक्टर्स पे, इन सब वेरिएबल फैक्टर्स पे मुझे क्या करना है, मुझे एडवर्स फैक्टर डालना है। सर एडवर्स फैक्टर मतलब क्या सर? बुरे से बुरा हुआ तो क्या होगा, बुरे से बुरा हुआ तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल सर मुझे इनिशियल कैपिटल कॉस्ट 400 करोड़ लगने की जगह सर ज्यादा लग गया सर, मतलब ही मेरे को इनिशियल तुम्हारा कैपिटल जो है 400 प्लस 2.5% करना है, मतलब ही 410 होगा, ना कि 400। बुरा होगा, बुरा होगा तो क्या होगा, तुम्हारा पैसा ज्यादा लगेगा साहब, पैसा ज्यादा लगेगा, तो वही बोल रहा है 410 लगेगा। अगर सर मान लो एनुअल सेल्स तुम्हारा 5 करोड़ नहीं हुआ तो एडवर्स क्या होगा, है ना, एडवर्स तुम्हारा होगा, है ना, तो एडवर्स में मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना सेल्स 2.5% से कम कर देना है ना, मुझे अपना सेल्स 2.5% से कम कर देना है। तो मतलब ही क्या बोल रहा है ना, तो मुझे क्या बोल रहा है, मेरा सेल्स हो जाएगा नथिंग बट व्हाट, सेल्स कितना हो जाएगा, है ना, देखो उधर सेल्स कम हो जाएगा ना, सेल्स हो जाएगा मेरा 4.875, है ना, सेल्स हो जाएगा 4.875। और कैसे निकाले क्या निकाले मैं तुमको सब बताऊंगा, है ना, तो एकदम अपन देखते हैं कैलकुलेशन, उसको हम उतना कम कम करते जाएंगे। पहले मैं तुमको बता देता हूँ कम होगा ज्यादा होगा, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस तुम्हारा खराब होगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा कम होगा ना, मतलब ये एडवर्स होगा, नुकसान हो रहा है तुम्हारे को। वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट कम होगा बढ़ेगा साहब, फिक्स कॉस्ट क्या होगा, कम होगा बढ़ेगा साहब, है ना, बस वही बोला है, उसको एडवर्स लेके जाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहला मुझे क्या होगा कि मेरा इनिशियल कैश फ्लो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैंने तुमको बोल दिया था। सबसे पहले मेरे को क्या बोल रहा है कि तुम्हारा इनिशियल कैश फ्लो 410 कैसे आया, देखो 400 मेरा तो था ही, 400 हाँ मेरा, अब मेरा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा, है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा प्लस 2.5% का प्लस करूंगा तो कितना आता है 410। सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मेरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है। अभी मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, उसको 2.5% है ना, 2.5% मतलब ही हो गया मेरा क्या 100 माइनस 2.5%, है ना, 97.5 मेरा क्या हो गया सेलिंग प्राइस, वही आ गया। वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा बुरा होगा ना, वेरिएबल कॉस्ट कितना है मेरा 50 प्लस 2.5% कितना हो गया 51.25 से सॉल्व करना है। बट वी आर डूइंग, वी आर कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, वी आर कीपिंग व्हाट अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, इसीलिए इसे कहा जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम वन फैक्टर को ही चेंज करते हैं एट अ टाइम पे, क्या बोल रहा है, हम वन फैक्टर को एट अ टाइम पे चेंज करते हैं, कि ओनली वी आर चेंजिंग व्हाट वन फैक्टर एट अ टाइम, बस वही बोल रहा है ना, तो हम एक ही फैक्टर को एक ही समय पे चेंज कर रहे हैं, है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट इतना आ गया। फिर आता है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट, अब देखो मेरा कितना है फिक्स कॉस्ट है, मेरा फिक्स कॉस्ट है 50, उसको और बुरा करना है, 50 प्लस 2.5% इज नथिंग बट 51.25 देखो फिक्स कॉस्ट मेरा चेंज हुआ है। बाकी कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, बाकी फैक्टर्स को सेम रखना है। और लास्ट जो मैंने बोला था कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड को मैंने वैसे ही सेम तरीके से, मेरा 5 करोड़ का यूनिट है, अभी यूनिट्स कम हो जाएंगे, यूनिट्स कम बिकेंगे मतलब ये सब नुकसान होगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा को क्या करना है ना, मुझे 5 करोड़ इंटू 97.5% कर दूंगा इज नथिंग बट व्हाट 4.875, है ना, तो ये हो गया मेरा 5 माइनस 2.5%, वैसा भी कर सकते हो, है ना, तो 5 माइनस 2.5% या उसको 97.8% से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सेम वे में तुमको सॉल्व करना है, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे ये देखो चेंज हुआ है, बाकी सब फैक्टर सेम है ना, बाकी सब फैक्टर सेम है, कंट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया है ना। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या इनिशियल कॉस्ट है, तो यहाँ पर तुम्हारा एनपीवी निकालना है, सिंपल सा चीज़ है ना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एनपीवी, है ना, एनपीवी निकालना है, ठीक है। तो बाकी तुम्हारे को क्या करना है, सिंपल सा चीज़ है, कुछ भी नहीं करना है, तो 124.6 माइनस 134.6 डिवाइडेड बाई 134.6, है ना, तो ये जो वेरिएबल निकाला है ना, परसेंटेज ऑफ चेंज इन एनपीवी, है ना, परसेंटेज ऑफ चेंज इन एनपीवी इससे ही निकाला है, जो हमारा इनिशियल था ना, इनिशियल से ही निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओनली व्हाट यू थिंक नीड टू रिमेंबर इज कि जो भी एडवर्स होता है ना, एडवर्स मतलब जो बुरा होगा, बुरे से बुरा क्या होगा मेरे साथ, बुरे से बुरा क्या होगा वो देखना है ना, कंपनी को लॉस में कैसे लेके जाऊं वो देखना है ना, एडवर्स होगा, ठीक है। तो ये एनपीवी निकाल लिया है, इस तरीके से हमने किया हुआ है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा सिनेरियो एनालिसिस में। सिनेरियो एनालिसिस में क्या होगा, वी कैन चेंज, है ना, मोर देन वन वेरिएबल एट अ टाइम, एक से ज्यादा वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं एक समय पे। ये कहाँ पे आएगा, सिनेरियो एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, मैं 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फटाफट, है ना। तुम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, देखो क्या बोलता है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, XYZ is considering a project A, है ना, XYZ is considering a project A with the initial outflow, है ना,
सॉरी आउटले ऑफ 14 लाख रुपीज, 14 लाख रुपए जाएगा एट द पॉसिबल, है ना, एट द पॉसिबल 3 कैश इनफ्लो अटैच्ड विद द प्रोजेक्ट। शुरू में जाएगा 14 लाख रुपए और इनफ्लो आएगा 3 केसेस बता रहा है, ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3 में, और ये 3 मुझे सिनेरियोज दिए गए हैं। अब देखो क्या बोलता है, अज्यूमिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 9%, कैलकुलेट डिटरमाइन द एनपीवी इन ईच सिनेरियो। इन सिनेरियो में हमें एनपीवी निकालना है, ठीक है। इफ XYZ इज सर्टन, if XYZ is certain about most likely result but uncertain in about the third year cash flow, उसे लगता है कि क्या 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 बोल रहा है, is certain about what most likely, उसे लगता है कि इन दोनों सालों में ये दोनों रिटर्न आ जाएगा, बट तीसरे साल में 800 नहीं आएगा, है ना, वही बोल रहा है। XYZ Limited is certain about most likely result but uncertain about the third year cash flow. Analyze what will be the NPV एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट सिनेरियो इन द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में मुझे बोलता है कि वर्स्ट सिनेरियो ले लो, मतलब ही पहले 2 साल में ये रिटर्न लो और तीसरे साल में ये रिटर्न लो और मुझे एक एनपीवी निकाल के दो। मुझे क्या निकाल के दो, एक एनपीवी निकाल के दो और बताओ कि भाई मेरा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, डिटरमाइन द एनपीवी इन ईच सिनेरियो। एनपीवी निकालना है, सिंपल है। तो वर्स्ट सिनेरियो में मुझे निकालना है, मोस्ट लाइकली सिनेरियो में निकालना है और बेस्ट सिनेरियो में निकालना है। सिंपल है, मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, मुझे क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 9%, इनिशियल कैश फ्लो मेरा कितना गया है 14 लाख रुपए और मैं इसको आसानी से निकाल सकता हूं, है ना। तो 14 लाख मुझे गया है ना, तो 14 लाख मेरा इनिशियल आउटफ्लो है और मेरा 9% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर इतना है और एनपीवी मैंने तीनों केसेस में निकाल लिया, तीनों केसेस में निकाल लिया। अब सेकंड केस मुझे बोलता है कि सेकंड केस में यू नीड टू कैलकुलेट कि क्या तुम्हारा मोस्ट लाइकली सिनेरियो, है ना। मुझे लगता है कि 550, 450 और 700 मेरा रिटर्न होगा, तो सेम हिसाब से मुझे क्या करना है, 550, 450 और 700 मेरा रिटर्न होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो सेम ही है और उस हिसाब से इनिशियल कैश आउटफ्लो है, क्या मेरे को तर्क फायदामंद है या प्रोजेक्ट नहीं, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है किसका, सिनेरियो एनालिसिस का, जहाँ पे मैंने क्या किया था, फैक्टर्स को चेंज किया है, मैंने मल्टीपल फैक्टर्स को चेंज किया है, इसलिए यहाँ पे कहता है सिनेरियो एनालिसिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। 2 मिसलिनियस क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार के हैं, है ना। चलो देख लेते हैं फिर से, बहुत ही पांचट है भाई आईपी, मतलब बहुत ही इजी है ना। हार्डली आई थिंक 1 घंटे का भी रिकॉर्डिंग नहीं बन रहा है ना। तो देखो क्या बोलता है, शिवम लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स ए एंड बी, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। द प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 36,000 एंड प्रोजेक्ट बी कॉस्ट 30,000, ठीक है। यू हैव गिवन यू, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला है, यू हैव बीन गिवन द नेट प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है, तुमको एनपीवी दे दिया है साहब, है ना, एनपीवी दे दिया है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, है ना। अब देखो एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है, इज नथिंग बट व्हाट यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी, है ना। तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा। आगे क्या बोलता है, कंप्यूट द रिस्क अटैच्ड टू ईच प्रोजेक्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच प्रोजेक्ट ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो किया अभी, है ना। प्रोबेबिलिटी से हम कैसे स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं वो भी पता है। कंप्यूट द, देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट, है ना, ये थोड़ा सा नया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, देखो इसका फॉर्मूला दिया गया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज नथिंग बट डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले। अब देखो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो तो मुझे पता हुआ है, इधर निकाला ही था मैंने ऊपर, प्लस मेरा इनिशियल कैश आउटले मेरे को दिया गया था यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना। देखो इनिशियल कैश आउटले मुझे दिया गया था 36 और 30, है ना, तो वो आ गया। बट अब देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो में जब भी हम निकालते थे, क्या वो एनपीवी रहता था या वैल्यू रहता था, सर वो वैल्यू रहता था, वो एनपीवी नहीं रहता था। इसीलिए मैं इधर 36,000 फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं 36,000 यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनपीवी है, यहाँ पे क्या है, एनपीवी है। एनपीवी में ऐड करूंगा तब जाके मेरा सही रिटर्न आएगा, क्योंकि नेट हो गया ना, वो नेट हो गया तो उसको ग्रॉस पे लेके आना है, नेट हो गया तो उसको ग्रॉस पे लेके आना है, बस कुछ नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, बाकी तो सैंपल ही था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंज इन इनिशियल, है ना, चेंज इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखो क्या बोलता है, चेंज इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश फ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। अब देखो क्या बोलता है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है इतना, एनुअल कैश फ्लो है तुम्हारा इतना, प्रोजेक्ट लाइफ इतना दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हें इतना दिया है। आगे क्या बोलता है, अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, खुद से सॉल्व करते हैं। चलो फिर से देखते हैं क्या बोलता है इधर। बट आइडेंटिफाई विच ऑफ 3 फैक्टर्स, है ना, विच ऑफ 3 फैक्टर्स द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव इफ द वेरिएबल, है ना, वेरिएबल इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय 10%। अगर 10% से अफेक्ट करेगा तो क्या क्या इंपैक्ट होगा। तो वेरिएबल फैक्टर्स दिए गए हैं, सबसे पहला मेरा क्या क्या वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे देखो,
है ना। तो सबसे पहला मेरा होगा इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सर अब देखो एडवर्सली अफेक्ट बोला है सर, बुरे से बुरा करना है ना। अब इसको अपोजिट भी बोल सकता है, एडवर्सली नहीं हुआ है ना। एडवर्सली अफेक्ट हुआ है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, है ना। 10% है, अभी कितना है 1.2 लैक्स है ना। तो 1.2 लैक्स प्लस 10% हो जाएगा। इनिशियल कैश इनफ्लो जो है तुम्हारा 45,000 का है, तो 45 की जगह तुम्हारा क्या होगा, कम आएगा या ज़्यादा आएगा बताओ। कम आएगा, है ना, कम आएगा, क्योंकि मेरे को क्या है, नुकसान करना है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, 10% को बेड क्या होगा 11%, है ना। बस वही किया गया है। और नॉर्मली एनपीवी निकालना है तो 45,000 को क्या करूंगा मैं, 3 साल का, है ना। 45,000 3 साल में आएगा मुझे, सॉरी 4 साल में आएगा, है ना। 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू ले लूंगा और उसको इनिशियल कैश फ्लो से माइनस कर दूंगा। सेम किया है उन्होंने, है ना। अब इन्होंने अब 4 केसेस में निकाला है ना। तो देखो सबसे पहले 4 केसेस में निकाला है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इट्स एडवर्सली अफेक्टेड, वेरिएबल फैक्टर और सिमिलरली 11% बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है। यहाँ पे समरी दी गई है चैप्टर की, कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, प्रैक्टिस कर लियो एमसीक्यूज वगैरह का। एमसीक्यूज बहुत ईजी है ना, 5 है, सॉल्व कर लेना। बट इसमें आई थिंक 2 एमसीक्यूज गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 का एमसीक्यू गलत है, जिसका आंसर होना चाहिए ए, और क्वेश्चन नंबर 6 का एमसीक्यू का आंसर होना चाहिए, है ना। बाकी इन्होंने आंसर तो सही दिए गए। बाकी क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल है। 5th का आंसर है ए और 6th का आंसर है ए, ये दोनों आंसर्स करेक्ट कर लेना। बाकी सब सही है, बाकी सब 5 है, ठीक है। तो इसके मैंने ये भी लगा दिया है, और पीडीएफ ये देख लेना, डिस्क्रिप्शन से उठा लेना, और आईपीसीसी सॉल्व कर लेना बढ़िया सा, है ना। आई होप अब तो कुछ भी नहीं बचा, आरएमए सब कवर करवा दिया भाई, है ना। सिर्फ एसएफएम पोर्शन बचा है आई थिंक यार, वो आप कर लो खुद से, है ना। जब फुल रिकॉर्डिंग आएगी तब देखेंगे कैसे करना है। बट अभी यार दिस इज एट मोस्ट आई कैन डू, है ना। सब मैंने डाल दिया है। अब तुमको 80+ लाने से आई थिंक कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सब चीज़ें है ना। लेक्चर्स देखो, फटाफट देखो, बढ़िया देखो, मजा आएगा। और फोड़ दो भाई लोग, फोड़ दो, है ना। अब रुकना नहीं है भाई। अब 80+ के दरवाजे पे कोई भी तुमको रोकेगा ना, तो देख लेना फिर, है ना। तो अब तुम भी नहीं रुकोगे, अब बढ़िया से करो, हर एक चीज़ करो। आई थिंक ये रिकॉर्डिंग कितनी देर का है, 52 मिनट्स का रिकॉर्डिंग होगा, जिसमें सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, और टेंशन वेंशन लेने का नहीं। चलो ठीक है, बाय बाय।